अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 ऑसिलेशंस वाला हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टडी करना है उसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो लें जी देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम पहले है क्या। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई मेटेलिक बॉब कोई बॉल हो जाए ये मेटेलिक बॉब जिसको आपने सस्पेंड किया हो किसी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से जो कि फिक्स्ड हो। मतलब आप समझें आपके पास कोई सपोर्ट है जो कि फिक्स्ड है और फ्रिक्शनलेस है। उसके साथ आपने एक बॉल या एक मेटेलिक बॉब जो है उसे आपने अटैच किया हुआ है किसी लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। मतलब आपने एक रस्सी ली हुई है, आपने कोई स्ट्रिंग ली हुई है जो कि लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है जो कि एक्सटेंड ना हो सके, जिसको आप खींच ना सकें। तो यानी उसमें इलास्टिसिटी ना हो। बात समझाइए कि जिसमें इलास्टिसिटी ना हो वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहलाती है और लाइट वेट हो, हैवी वेट ना हो बल्कि लाइट वेट हो। तो आपके पास स्ट्रिंग है, आपने क्या किया है, स्ट्रिंग के एक एंड के साथ आपने उस मेटेलिक बॉब को अटैच किया है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को आपने किसी फिक्स्ड सपोर्ट जो है जो कि रिजिड सपोर्ट है, फ्रिक्शनलेस है, उसके साथ आपने अटैच कर दिया है। तो इसको हम कहते होते हैं सिंपल पेंडुलम। क्लियर। तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देखिए आपके सामने ये शो हो रही है। A system in which a metallic bob is suspended from a frictionless fixed port by a light and inextensible string of length L। उसको हम नाम क्या देते होते हैं, सिंपल पेंडुलम। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक फिगर शो हो रही है। इस फिगर में देखिए आपको ये सिंपल पेंडुलम शो करवाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो O लिखा हुआ है, O ये एक फिक्स पोर्ट है, फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पोर्ट है। क्लियर। फिक्स फ्रिक्शनलेस पोर्ट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं O से। अच्छा, अब आपने ये एक स्ट्रिंग कंसिडर की हुई है, ये वाली जिसकी लेंथ एल है स्ट्रिंग। अब इसके दो एंड है, एक एंड को आपने फिक्स्ड जो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है उसके साथ आपने फिक्स कर दिया है, इस स्ट्रिंग के एक एंड को उसके साथ अटैच किया। स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ ये आपने एक बॉल, ये एक मेटेलिक बॉब है जिसका मैस m है, उसे आपने अटैच किया हुआ है और इस वक्त ये पोजीशन a पे है। इसकी पोजीशन को a से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि ये बताया जा रहा है कि ये इसकी मेन पोजीशन है। यानी अभी ये जो बॉब है, मेटेलिक बॉब जो है, ये यहाँ से मूव नहीं कर रही, तो इसको हम कह रहे हैं उसकी मेन पोजीशन है, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेन पोजीशन ए है। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको मेन पोजीशन ए से इसको किसी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे ले जाते हैं। ये देखें, बी पोजीशन जो है इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं कि आपने मेन पोजीशन से उसे मूव करवाया और एक्सट्रीम पोजीशन बी तक ले गए और इसने कितना एंगल फॉर्म किया, वो एंगल थीटा है। इसको हम स्मॉल एंगल कहते हैं कि इसने स्मॉल एंगल मेक किया है थीटा। अब जब आप एक्सट्रीम पोजीशन बी पर ले गए, अब आपने यहां से इसे रिलीज किया, जब रिलीज किया तो ये इस तरह ए पोजीशन के गिर्द, ए पोजीशन के अराउंड ये टू एंड फ्रो मूव करने लग गई। बात समझ आ गई। बी जो बी पर आप ले गए थे वो बॉल, जो मेटेलिक बॉब थी, वो ए पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करने लग गई। अब यहाँ पे जरा देखें तो बी तक इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था मेन पोजीशन ए से लेके बी तक, उसको उसको हम डिस्टेंस को एक्स का नाम दे रहे हैं। क्लियर। कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है जिसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं। क्लियर। अब बी पोजीशन पर जाकर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, माइंड में रखिएगा। और यहाँ पर एक और बात करता चला हूं कि जब ये पोजीशन ए पे थी, जब ये मेन पोजीशन के ऊपर थी, तो हम कहते हैं इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम ये बात कर चुके थे कि मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ए पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस तरह बी पर इसके रिवर्स है, बी पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो होती हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। मतलब कि अगर एक इंक्रीज कर रही होगी तो दूसरी डिक्रीज कर रही होगी। तो यही सीन है कि बी पर काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम है बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी की भी जो कि टाइप्स होती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम 1/2 kx² कहते हैं, 1/2 kx²। इस वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी ए पर मिनिमम कह रहे हैं क्योंकि एक्स जीरो है। यहाँ पर जब 1/2 kx² एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, उसे हम मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकली सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं। अगर एक आइडियल सिंपल पेंडुलम हो, आइडियल मिसाली सिंपल पेंडुलम जिसे जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो बना नहीं सकते, प्रैक्टिकली उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आपने उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल करवानी हो तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है आइडियल सिंपल पेंडुलम की, तो वो जरा देखें।
यहाँ पर ये सामने आपके मेंशन हुआ है टू टाइप्स ऑफ पोजीशंस, मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो अभी मैंने पहले बात की है कि मेन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो आपके सामने शो हो रहा है। अब ये देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, कि आइडियल सिंपल पेंडुलम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कि उसकी मेटेलिक बॉब जो है उसे पॉइंट मैस होना चाहिए। मेटेलिक बॉब शुड बी पॉइंट मैस, यानी उसे इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसे पॉइंट मैस होना चाहिए, एक पॉइंट मैस होना चाहिए, यानी उसका वेट जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, वो बहुत लाइट होनी चाहिए मेटेलिक बॉब जो है, कि पॉइंट मैस हो। सेकंड देखें, उसको आपने किसी फिक्स स्पोर्ट से अटैच किया हो, तो आपने ऐसे किया हुआ है कि इस मेटेलिक बॉल को या बॉब को एक स्ट्रिंग के थ्रू एक फ्रिक्शनलेस फिक्स स्पोर्ट से आपने अटैच किया हुआ है। देखिए फिक्स स्पोर्ट शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड रिजिड, एक तो फ्रिक्शनलेस हो और दूसरी रिजिड हो। थर्ड देखिए ये जो स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग को मैसलेस होना चाहिए, क्लियर, और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग का वेट कम होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, और इनएक्सटेंसिबल जिसे आप स्ट्रेच ना कर सकें, इलास्टिसिटी वाली ना हो उसमें क्वालिटी। लास्ट पे देखें एयर फ्रिक्शन ना हो, यानी जिधर भी आप सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में, वहां पर एयर फ्रिक्शन ना हो बल्कि वैक्यूम हो। ओके हो गया, तो ये एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की रिक्वायरमेंट है, और बड़ा क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं ये अचीवेबल नहीं होती, ये वाली इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो लेंगे आगे नेक्स्ट देखिए, हमने सिंपल पेंडुलम का आई रिलेशन देखना है। आज जो हमारा टारगेट है सिंपल पेंडुलम में, वो हमने इसका टाइम पीरियड प्रूव करना है सिंपल पेंडुलम को, जो कि इक्वल होता है, आपको ऑलरेडी पता है, मैट्रिक में आप लोग इससे स्टडी करके आए हुए होते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी स्क्वायर रूट। और आज हमने यही इसके इनसाइड जो है वो हमने ड्राइव करना है, जो हमारा मैथमेटिकल वर्क होगा उसको हम देखेंगे। तो ये देखें इस फिगर के ऊपर फर्दर अगर मैं बात करूं, तो देखिए मैं बात कर रहा था कि पोजीशन ए जो है ये इसकी मेन पोजीशन है, पोजीशन बी एक्सट्रीम पोजीशन है राइट साइड पे, इसी तरह लेफ्ट साइड पे इधर कोई सी पोजीशन होगी वो भी एक्सट्रीम होगी। तो ये जो मेटेलिक बॉब है ये इस तरह टू एंड फ्रो इस तरह मूव करेगी मेन पोजीशन ए के अराउंड, कभी ये बी पे जाएगी कभी ये सी पे जाएगी। तो देखिए जब ये बी के ऊपर गई तो इसके ऊपर एक्चुअली दो फोर्सेस लग रही थी, दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही थी, और वो दो फोर्सेस कौन कौन सी थी जरा देखिएगा। एक तो इस मेटेलिक बॉब का जो वेट है, वेट, अब आपको पता है वेट हमेशा किधर एक्ट करता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की वो उसे अट्रैक्ट करती है। तो वेट तो डाउनवर्ड mg, एक तो यहाँ पर mg फोर्स लग रही है, ये देखें ये आपको mg यहाँ पे शो कि mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये वाला एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसी तरह इसके अगर वेट को रिजॉल्व करें तो वेट के दो कंपोनेंट हैं, W इज इक्वल टू एम जी, एक उसका एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक एम जी साइन थीटा, एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक ये वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एम जी साइन थीटा। अच्छा अब यहाँ पे एक तो वेट वाली फोर्स लग रही थी जिसको हमने रिजॉल्व किया इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और दूसरी देखें तो दूसरी ये जो आपने स्ट्रिंग अटैच की हुई है इस मेटेलिक बॉब के साथ, तो स्ट्रिंग की टेंशन है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, देखें वो वेट के अपोजिट एक्ट कर रही है, टेंशन जो है वो अपोजिट एक्ट कर रही है, वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये देखें अगर और क्लियरली बात करूं तो टेंशन जो है वो वेट का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके अपोजिट एक्ट कर रही है, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बट टेंशन वाला जो कंपोनेंट है वो देखिए वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, t और mg cos थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, t और mg cos थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। रिमेनिंग कंपोनेंट कौन सा बच जाएगा, वो ये mg sin थीटा बचेगा, ये वाला mg sin थीटा। mg sin थीटा कंपोनेंट जो है वो इस मेटेलिक बॉब को वापस मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा, बात समझ आइए, mg sin थीटा कंपोनेंट जो है वो इससे वापस मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा, जो कि मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा। mg sin थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉल जो है ये मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगी, और मीन पोजीशन पर जाकर ये स्टॉप नहीं होगी, इनर्शिया की वजह से ये आगे भी जाएगी, तो ये यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन होगी, यहाँ पर ये ऑसिलेशन जनरेट होंगी। तो माइंड में रखना है यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक वेट और एक टेंशन। वेट के फिर दो कंपोनेंट हैं, एक mg sin थीटा एक mg cos थीटा। mg cos थीटा जो है वो टेंशन के साथ एक्ट करके उससे उस कंपोनेंट को जो है कैंसिल आउट करवा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं। और रिमेनिंग कंपोनेंट जो वो mg sin थीटा है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से ये जो मेटालिक बॉब है ये वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है, और ड्यू टू इनर्शिया ये मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं होती बल्कि उससे भी फर्दर आगे मूव कर जाती होती है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर,
तो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे कुछ कि जब बॉब पोजीशन बी पे जाती है तो उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, स्ट्रिंग की टेंशन को टी से रिप्रेजेंट किया गया है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एल से रिप्रेजेंट किया गया है। और उस बॉब के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, देखें एक वेट यहाँ पे बड़ा क्लियरली शो हो रहा है और एक टेंशन। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो स्ट्रिंग पर एक्ट कर रही है वो बी ओ की तरफ, यानी एक्सट्रीम पोजीशन बी थी, ओ जो है ये वो जहाँ पे आपने रिजिड सपोर्ट के साथ उसकी पोजीशन को ओ से रिप्रेजेंट किया तो इट मीन अपवर्ड लग रही है, बी ओ उधर लग रही है। तो यहाँ पर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेट, वेट के दो कंपोनेंट्स हमने देखे, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है टेंशन के साथ, ये देखें टी इक्वल एम जी कॉस थीटा, यानी अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी ये देखें mg sin थीटा इज अलोंग टेंजेंट एट बी, mg sin थीटा जो है वो टेंजेंट है बी पर, तो f इक्वल हो गया माइनस mg sin थीटा। तो ये यहाँ पर ये देखें ना नेगेटिव साइन अब यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे अपीयर कर दिया है जिसकी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइन शोज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्चुअली एक्ट कर रही है जो उस मेटेलिक बॉब को वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करवा रही है। mg sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर मोशन ऑफ अ मेटेलिक बॉब। आगे देखें तो कंपैरिजन ऑफ फोर्स, अब हमने टाइम पीरियड का रिलेशन इसका ड्राइव करना है कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी स्क्वायर रूट। तो वो किस तरह से होगा, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका, सिंपल पेंडुलम में एक्सेलरेशन डिटरमिन करते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन हमें पता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इसका निकालते हैं टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के केस में, फिर दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे तो वहां पे देखिएगा इसके एक्सेलरेशन की एक वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन सेकंड लॉ जब एक्ट करता है तो वो F इक्वल टू एम है। क्यों ये एक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है और मोशन हुई है तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो एक तो ये हो गया फोर्स और एक ये रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस एम जी साइन थीटा, जिसकी वजह से वो मेटेलिक बॉब जो थी वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन वो मूव कर रही थी वापस। तो दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, एम ए को और माइनस एम जी साइन थीटा, तो मैस दोनों टर्म्स राइट साइड और लेफ्ट साइड का मैस जो है ये कैंसिल आउट हो गया। तो ए देखें ए इक्वल हो गया माइनस जी साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा अब हम यहाँ पर ये एक केस कंसिडर करते हैं कि अगर मोशन बड़ी स्मॉल हो, यानी कि वो मेटेलिक बॉब जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उस वक्त साइन थीटा थीटा को अप्रोच कर जाता है। ये देखें कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, कि अगर मोशन स्मॉल होगी तो एंगल भी स्मॉल बनेगा, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की स्मॉल वैल्यू यानी आप जीरो कंसीडर कर लें, जिस तरह जीरो है तो जीरो और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो वो दोनों जो होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं, थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है साइन थीटा के। तो अब हम इक्वेशन 3 में ये जो साइन थीटा है इसको रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, तो देखें इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी। इक्वेशन 3 जो है वो हमारी एक तो वो बनेगी साइन थीटा, साइन थीटा को आप थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से पर साइन थीटा की पहले वैल्यू यहाँ पर डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि ये आपको ट्रायंगल ओ ए बी, ए मीन पोजीशन है, बी एक्सट्रीम पोजीशन है, ओ वो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट जो है उसकी। तो यहाँ पर चूंकि स्ट्रिंग की लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया गया है, एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का, उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ से साइन थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर देखें एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये वाला जिसको हम एक्स कह रहे हैं, ये देखें एक्स आ गया। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये लेंथ एल ये वाली, क्योंकि यहाँ पे डबल एंगल बन रहा है, एक एंगल ये थीटा ये है, ये हमारे पास देखें एक 90 का एंगल बन रहा है, तो ये तो हो गई बेस और ये परपेंडिकुलर है और ये फिर क्या हुआ, ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा इक्वल हो गया एक्स बाय एल के। तो हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो अब पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो देखें इक्वेशन 3 में साइन थीटा की वैल्यू पुट करने लगे तो हमारे पास ये आ गया माइनस जी इंटू एक्स बाय एल। तो ये हमारे पास ये देखें माइनस जी एक्स बाय एल। अब यहाँ पे लेंथ वाली ये जो डिनोमिनेटर में लेंथ आ रही है इसको हम जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नीचे जो है ये हम पुट कर देते हैं, तो उसको हमने साइड पे कर लिया जी बाय एल। तो जी बाय एल ये कांस्टेंट हो गया, आपको पता है कि लेंथ भी यहाँ पर फिक्स्ड होगी, लेंथ चेंज नहीं हो रही होगी और जी की वैल्यू भी फिक्स होती है, तो ये जो रेशियो है ये हमारे पास क्या बन गई, ये कांस्टेंट बन गई। तो इसको हम इस तरह से फिर शो करवा सकते हैं कि a इक्वल हो गया माइनस ये g बाय एल तो कांस्टेंट हो गया और x बच गया। ये देखिए a प्रोपोर्शनल है x के, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये होल्ड कर रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मेटेलिक बॉब है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है, तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये
किधर एक्ट करता है, इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी ये ए पोजीशन जो है उसकी तरफ ये एक्ट करेगा। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो हमने चूंकि टाइम पीरियड का रिलेशन देखना है तो आगे देखें जरा। अब ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के ये एक हमने यहाँ पर रिलेशन अभी देख लिया कि सिंपल पेंडुलम जो है ये एस एच एम को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो देखें टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है। टाइम पीरियड इक्वल होता है एस एच एम का टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिएगा टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो हमें पता है कि एस एच एम का जो एक्सेलरेशन है वो ये होता है, ए इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन अभी सिंपल पेंडुलम का देखा है तो वो ये आया माइनस जी एक्स बाय एल। अब हम दोनों को यहाँ पर कंपेयर करवाते हैं, एस एच एम का एक्सेलरेशन और सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन, तो दोनों को रिलेट करवा रहे हैं। देखें तो ए ये देखें माइनस जी एक्स बाय एल और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन है एस एच एम का, और ये टर्म जो ये शो कर रही है कि ये एक्सेलरेशन है सिंपल पेंडुलम का। तो नेगेटिव साइन दोनों साइड पे है जिन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। इस तरह एक्स वाली टर्म्स में ये भी राइट साइड पे भी है लेफ्ट साइड पे भी है, तो वो भी कैंसिल आउट हो गई। रिमेनिंग क्या बच गई, तो रिमेनिंग हमारे पास ये बच गई है ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गया जी बाय एल के। तो देखिए हमने चूंकि ओमेगा निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ओमेगा हमारे पास क्या आ गया, जी बाय एल स्क्वायर रूट। अब इसको वो इक्वेशन 5 में, ये जिसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दिया है, इक्वेशन 5 टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दें तो देखिए हमारे पास टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई जी बाय एल, ये ओमेगा की वैल्यू पुट की डिनोमिनेटर में। जब ये न्यूमिनेटर में गई तो इसने अपने आप को ये रिवर्स हो गई ये टर्म। तो ये देखें एल बाई जी स्क्वायर रूट, टाइम पीरियड हमारे पास निकल आया टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और जी की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो फिर टाइम पीरियड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उस वो जो मेटेलिक बॉब थी उसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माइंड में रखिएगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मैस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब हम इसी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, एफ इक्वल है 1 बाय टी के। तो टी की वैल्यू ऑलरेडी हम वो फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 2 पाई एल बाई जी, तो ये यहाँ से एल बाई जी जब न्यूमिनेटर में गई तो फिर रिवर्स हो गई, तो वो जी बाई एल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी भी इसकी ड्राइव हो चुकी है। तो डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, अभी बात कर चुका हूँ कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एल और जी पर डिपेंड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब ये देखिए इसी तरह एक एमसीक्यू आया हुआ होता है आपका कि सेकंड पेंडुलम क्या है। सेकंड पेंडुलम, अभी आपने सिंपल पेंडुलम देखा है, अब सेकंड पेंडुलम क्या है। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, उसे हम नाम क्या देते हैं, सेकंड पेंडुलम, यानी टी इक्वल हो गया 2 सेकंड के। इसी तरह अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ निकालें तो वो जरा देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी का पता है 1 बाय टी, फार्मूला ये होता है, टी हम यहाँ पे 2 सेकंड है तो 1 बाय 2 वो कितनी बन गई, 0.5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.5 हर्ट्ज। अब हम इसकी लेंथ देखते हैं सेकंड पेंडुलम की। तो टी का फार्मूला हमें पता है 2 पाई एल बाई जी स्क्वायर रूट, यहाँ से हम लेंथ निकाल लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, लेंथ का पहले ना फार्मूला बना लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे देखें 2 पाई ये पूरी टर्म का स्क्वायर, तो इधर टी स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर लिया तो 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो एल बाई जी बच गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लेंथ निकालने लगे हैं, तो ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और लेफ्ट साइड पे मूव किया तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की हैं, जी की, टाइम पीरियड की, पाई की वैल्यू 3.14 और इनके स्क्वायर रूट लिए, तो हमारे पास सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ आई है वो इतनी आई है 0.993 मीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये देखिए हमारे पास कितनी आ गई, 99.3 सेंटीमीटर। ये भी आपका एमसीक्यू होता है, माइंड में रखिएगा कि सेकंड पेंडुलम कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, क्लियर, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज हो और उसकी लेंथ जो है वो 99.3 सेंटीमीटर, या इन टर्म्स ऑफ मीटर देखनी है तो 0.993 मीटर हो। तो ये एक आपने एमसीक्यू भी माइंड में रखना है सेकंड पेंडुलम का। तो ये एक और पॉइंट, ये दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए कि एट K2 माउंटेन, K2 पहाड़ी की बात करें, K2 माउंटेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्लोएस्ट। ये एमसीक्यू माइंड में रखिएगा कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो वहां पर क्या होती है, वो स्लो हो रही होती है। और दूसरी कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज mg साइन थीटा। वो mg साइन थीटा वाली जो टर्म है, जो वेट का कंपोनेंट था mg साइन थीटा, वही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वाइब्रेटरी मोशन के लिए।
सिंपल पेंडुलम का यूज देखते हैं कि इसको यूज कहाँ पे, इसको यूज क्यों कर रहे होते हैं। सिंपल पेंडुलम आर यूज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स। क्लॉक्स की मूवमेंट को अगर आपने रेगुलेट करवाना हो तो सिंपल पेंडुलम को यूज किया जाता है। तो लें जी, यहाँ तक आपका ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ सिंपल पेंडुलम। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इसके अबाउट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ मैं यहाँ पे एमसीक्यूज ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जो कि आपने करने हैं, और इनके जो करेक्ट आंसर्स हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देने हैं, वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो ये आपने एमसीक्यूज लाजमी कवर करने हैं। तो चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।